आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया महासंग्राम में आपका स्वागत। आपके साथ मैं रचना बंसल। नेशनल हेराल्ड केस के भंवर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी बहुत बुरे फंसे हुए हैं। 2022 में राहुल गांधी से 5 दिन तक पूछताछ हुई थी, तो सोनिया गांधी से 3 दिन में 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। अब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने से ठीक एक दिन पहले नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर नई एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। अब इस नई एफआईआर को कांग्रेस राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह रही है, तो बीजेपी भ्रष्टाचार पर एक्शन। अब सवाल यह है कि इस नई एफआईआर से राहुल सोनिया की दिक्कतें कितनी बढ़ने वाली हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस की मार, सोनिया और राहुल पर नई एफआईआर। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। संसद का शीतकालीन सत्र होगा हंगामेदार। बिहार में चुनावी हार की मार से कांग्रेस अभी उभरी भी नहीं थी कि नेशनल हेराल्ड का केस का चिन्ह एक बार फिर से निकल आया और निशाने पर सोनिया और राहुल रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने नई एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में राहुल और सोनिया के अलावा 6 और लोगों के साथ 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया। नेशनल हेराल्ड केस में एफआईआर के मुताबिक आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश की गई। ये एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज हुई। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी। शिकायत के मुताबिक 2010 में एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी। कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी की 76% की हिस्सेदारी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस जल्द ही एजेएल के शेयर धारकों को तलब कर सकती है, ताकि ये पता चले कि क्या इस ट्रांसफर से पहले कांग्रेस ने उनसे अनुमति ली थी। कांग्रेस ने आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, तो बीजेपी भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात कह रही है। नेशनल हेराल्ड की जितनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं जो सरकार के द्वारा जमीन पर बनाई गई हैं, जहां से सैकड़ों करोड़ किराया मिलता है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर, मुंबई में, लखनऊ में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, पटना में, ये सभी जमीनें कांग्रेस सरकार ने दी थी। सरकारी जमीन सस्ते भाव पर, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। लेकिन ये जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे। एफआईआर बिल्कुल फर्जी है और नेशनल हेराल्ड अखबार इसलिए स्थापित किया गया था कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए। वो अखबार चल नहीं पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी में तो 500-600 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिया। कांग्रेस पार्टी मुश्किल से इस वर्ष तो अपना राष्ट्रीय कार्यालय बना पाई, अखबार नहीं चला पाई। ईमानदारी की इंतहा है। इतना भी मतलब है कि इतना कोई ईमानदारी बरत सकता है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले सोनिया और राहुल पर नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज होने से एक बात तो तय है कि संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से सोनिया और राहुल पर आपराधिक साजिश रचने का गंभीर आरोप है, क्या दोनों उससे बच पाएंगे या फिर जेल जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले उनका परिचय करा लेती हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी मेरे साथ में जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। स्वामीनाथ जायसवाल मेरे साथ में कांग्रेस नेता के तौर पर जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड का मुद्दा एक बार फिर से उठा है, राहुल गांधी सोनिया गांधी पर नई एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आ रही है। स्वामीनाथ जी, आप इस पर सबसे पहले अपना रिएक्शन दे दें। आप कैसे देख रहे हैं इसे, वो भी तब जब सत्र की शुरुआत होनी है? देखिए, नेशनल हेराल्ड केस का ये जो मुद्दा है, ये जो एसआईआर मुद्दा को दबाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है कि राहुल गांधी जी को डराओ, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं। देश के लोकतांत्रिक और संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है। जहां भारतीय जनता पार्टी का 600 कार्यालय 14 के बाद आने के बाद पूरे 5 स्टार कल्चर का 10,000 करोड़ से ऊपर का बन गया और उसपे कोई आज तक सवाल नहीं खड़ा हुआ। आरएसएस का बंगला बन गया 5 स्टार के तरह। ये पैसा कहां से आया? 10 इतना बड़ा ऑफिस, यानी पूरे देश भर में जमीन खरीदकर ऑफिस का निजात किया गया भारतीय जनता पार्टी का। उस पे सवाल कोई नहीं करेगा। देश का पैसा कैसे इनके पास आया और किस तरह से इनकी पार्टी 14 के बाद आती है और पूरे देश भर में कार्यालय खुल जाते हैं। और नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो आजादी के समय से देश के जो हमारे यानी देश के लिए जो कार्य किए थे, देश के प्रगति के लिए, देश के उन्नति और देश के विकास के लिए, और जो हमारे शहादत दिए शहीदों के बारे में, वो निरंतर अंग्रेजों से लड़ने के लिए अखबार था। उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चला पाई और हमारे कांग्रेस के तो आनंद भवन जैसा भवन देश के लिए दान कर दिए थे। इंदिरा जी पूरा सोना दान कर दी, लेकिन इन्होंने तो आजादी के लिए एक कोई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग एक कोई अपना शहादत तक नहीं दिए, बस अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते रहे। और ये देश पर सवाल इस तरह से करना चाहते हैं, देश को उलझाना चाहते हैं। 100 बीएलओ मर गए, आत्महत्या कर लिए और वो अलग टॉपिक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है बीजेपी। नेशनल हेराल्ड केस में अगर नाम फिर से सामने आ रहा है, नई एफआईआर दर्ज हो रही है, तो बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार पर चोट है हमारी। इस पर आप जवाब दीजिए। इधर उधर की बातें बाद में कर लेंगे। भ्रष्टाचार का ये लोग बात कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता। जो जब भी देखे संग्रह यहाँ पे बना है बिहार में इनकी सरकार, इनके सरकार में जो, और हेमंत बिस्वा शर्मा पर 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार था, जिसको मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया असम का। यही बड़े पोथी लेके अमित शाह घूमते थे। और अजीत पवार पर कई 70,000 करोड़ का आरोप था, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, उनका आरोप मुक्त कर दिया जाता है। इनके वॉशिंग मशीन में जो जाता है आरोप मुक्त हो जाता है। नेशनल हेराल्ड केस को एक एजेंडा बनाकर ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश के लिए सर्वत्र किया है, जिसके पिताजी शहादत, दादी शहादत दी है देश के लिए, जो देश के इस मट्टी में शहीद हो गए हैं, उस शहीद परिवार पर ये लोग लांछन लगाते हैं जो उनके पर कोई अपराध नहीं है। ये अपराध गणित है, मनगढ़ंत है, ये बेबुनियाद है। और इस तरह के एफआईआर से हम लोग डरने, हमारे नेता डरने वाले नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा तो है, जितने अपराधी है अपराध मुक्त हो जाते हैं। जो अभी आप देखे होंगे जो बिहार का डिप्टी सीएम गृह मंत्री बने हैं, उन पे कितना अपराध, और योगी जी पर 38 केस थे। उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि सहूलियत के हिसाब से केसेस खत्म कर दिए गए, और अगर बात भ्रष्टाचार की या बाकी अपराधों की आ रही है तो उसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, इस एफआईआर को किस तरीके से आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे स्वामीनाथ जी के आरोपों पर जवाब भी दे दीजिए। देखिए, स्वामीनाथ जी ने टॉपिक पे तो कुछ बोला ही नहीं, इधर उधर की बातें करके गोल गोल घुमा दिया। मैं फिर कहता हूं आपको, मैं अपने आप को बहुत मैथमेटिक्स का एक बढ़िया स्टूडेंट समझता था। 100 में 99 नंबर आते थे, पर हमको आज तक समझ में नहीं आया कि यंग इंडिया का 50 लाख, वो एआईसीसी का 90.25 करोड़ और नेशनल हेराल्ड का 2000 करोड़ कैसे बराबर हो सकता है। फिर से क्वेश्चन है, 50 लाख का यंग इंडिया का पैसा जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी 76% दोनों लोग 38% के हैं, वो एआईसीसी से का 90.25 करोड़ रुपीस जो लोन था उसको 50 लाख तक खत्म कर दिया। मतलब बराबर कैसे हो गया। और ये जो एआईसीसी ने जो एजीएल दिया वो 2000 करोड़ का था। तो भैया जायसवाल साहब, प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि कौन है सुनील भंडारी साहब जिन्होंने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए? इसका जवाब दे दीजिए आप। यंग इंडिया एक एनजीओ है जिसके अंदर 38% और सोनिया गांधी राहुल गांधी के हैं, और सुमन दुबे और सैम पटोदा के बैलेंस हैं। मेरा ये कहना है 50 लाख रुपए खाली यंग इंडिया ने, जो एआईसीसी का 90 करोड़ रुपए का डेप्ट था, उसको पूरा करके
नेशनल हेराल्ड के अंदर शेयर होल्डिंग ले ली। यही तो बेईमानी है। एआईसीसी के पास किसका पैसा है? कौशिक जी बहुत अच्छा बता देंगे हमको। विपिन जी बैठे हुए हैं, बहुत पुराने अच्छा, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्या शुभेंदु जी? भ्रष्टाचार बहुत अच्छा है। देखो बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्या? नहीं, अभी ये क्वेश्चन दूसरा है, आप इस पर डिबेट करिएगा। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, हमने तो बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्या? हमने ये प्रश्न पूछा है, केवल एक छोटा सा प्रश्न इनसे मेरी तरफ से पूछ लीजिए कि ये जो पैसा था वो कहां से आया, कैसे लोन हो गया, और एआईसीसी के पास जो 90.25 करोड़ था वो डोनर्स का पैसा आया होगा। उस डोनर्स के पैसे से वो 2000 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन एआईसीसी ले सकता था, पर उसने छोड़ दिया सब पैसा 50 लाख रुपए में, वो सब भी खत्म कर दिया। मेरा कहना है ये एक घर की कहानी है। इस ऑर्गेनाइजेशन को, एजीएल को बनाने के लिए लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर लगे थे, तब बना था, और उन सबको दरकिनार करते हुए ये इन्होंने किया है। मेरे 4 क्वेश्चन है खाली। पहला, जो केस लगा है इनके ऊपर कि 17 से लेके 22 तक, उसके अंदर इन्होंने कहा 2017-18 में 18.12 करोड़ रुपीस इन्होंने कहा कि हमारे पास आए, जो कि आए ही नहीं। फिर एजीएल ने रिसीव किए 29.45 करोड़ फ्रॉम एडिशनल सोर्सेस 17 से 22 के लिए, एडवर्टीजमेंट से आए। इन्होंने मतलब 29.45 करोड़ पे बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड को एडवर्टीजमेंट आया। इसका रिटर्न भी सबमिट किया है, परंतु उसमें जितना पैसा आया वो सब कांग्रेस की बॉडीज ने दिया है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं। और एक और चीज, एक 38.4 करोड़ रुपीस जो रेंट एज एडवांस आया, इन्होंने दिखाया है कि 38.45 करोड़ हमारे पास रेंट आ गया है एडवांस, कई सालों का रेंट आ गया। मतलब आप तो भी रचना जी कभी रेंट में रहे होंगे, कौशिक जी और विपिन जी भी रेंट पे रहते हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी का मेरे को नहीं मालूम। ये कैसे भी अगले 20 साल का रेंट जो 38.45 करोड़ है, ये कैसे दे देंगे? ये प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। ये स्वामी जो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लगाया, आपने ये सब सवाल जो है वो स्वामीनाथ जी से पूछ लिए, साथ ही साथ आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछ लिया कि बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्या, तो आपने भी इसी टॉपिक पे करिए। देखिए, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि यदि 2014 से लेके 2025 तक, आज तक एक भी केस में रचना जी आपको लगता है कि कहीं करप्शन हुआ है? हाँ। तो आप बताइए, और हमारा विपक्ष पूरा सबको अलाउ करता हूं मैं, एक भी केस लेके आए और हमको बताएं कि यहाँ पर करप्शन हुआ है। कितने तो मीम्स बनते हैं ना कि अगर कोई भी मीम्स बनने दीजिए, मीम्स का बनाना काम में चला जाए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। नहीं, मैं उन नेताओं की बात कर रही हूँ जो बीजेपी के साथ आ जाते हैं और फिर उनके सारे दाग धुल जाते हैं। आप भी समझिए कि नेताओं का अच्छा, एक बात बताता हूँ, चलो ठीक है। शुभेंदु अधिकारी हमारे, आप कहते हैं कि उनके ऊपर बड़ा इल्जाम था और आज तक तो उनके जब भाजपा में आ गए तो वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। आज शुभेंदु को अधिकारी, और वहां वेस्ट बंगाल के अंदर ममता जी भी यही कह रही थी, और आज उनका 3.5-4 साल से सरकार है, तो आज तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं करी उन्होंने? इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग उन्हीं के पास है, वो स्टेट पे उसकी जांच कराते और कोर्ट में जाते। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ये एक लंबा टॉपिक है, महाराष्ट्र के भी नेताओं का नाम, फिर असम में भी बड़े चेहरों का नाम, वो एक अलग सी बात है। अभी क्या मैं उन बातों का कोई केस है और आपको लगता है आपकी सरकार थी कांग्रेस में, महाराष्ट्र में भी उस समय पर क्यों नहीं केस रजिस्टर कराया? यदि केस शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, अब ये बात मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ, अगर नेशनल हेराल्ड को लेकर ही नई एफआईआर दर्ज हुई है, बातें तो फिर इस तरह की भी हैं, टाइमिंग्स को लेकर सवाल हैं कि इसी टाइमिंग पर क्यों, जब विपक्ष हमलावर है एसआईआर को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, और सदन के भीतर उन्हें उठाने की तैयारी है। विपिन शर्मा जी से इस बात का मैं जवाब ले देती हूँ। विपिन शर्मा जी, आपको लगता है कि टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं और टाइमिंग को देखते हुए ये एफआईआर है, या इसके पीछे कोई और रीजन? रचना जी, ये आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, और मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये टाइमिंग की बात करी है। मैं अपने विचार रखूं, मैं पहले टाइमिंग पे बात करूंगा। देखिए, यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है या ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका ट्रेल देखें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इस मामले का संज्ञान लिया,
फिर या वहां पर जांच शुरू हुई, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसमें जुटी, ईडी जुटी, और उसके बाद से ये एक लंबा सिलसिला चल रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने टाइमिंग की बात करी, टाइमिंग को लेकर अगर एक आम आदमी वोटर कंफ्यूज होगा तो वो इसलिए जरूर कंफ्यूज होगा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो जून में इस वर्ष क्यों हुई, और एकाएक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जब नवंबर में चुनाव होने थे, 2 चरणों के चुनाव थे, वहां पर आपने क्या कारण था कि आपने एकाएक ये एसआईआर की प्रक्रिया करी, पहली बात। और वही बात है, सवाल कांग्रेस पे भी घूम फिर के उठेगा कि चुनाव बिहार में होने जा रहे थे 6 तारीख को, 5 तारीख को राहुल गांधी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हरियाणा पर। आप देखिए गैप कितना है, एक दिन बाद चुनाव होने जा रहा है, पहला मतदान है वो पहले चरण का, तो ये देखिए वो सवाल उठेगा। लेकिन ये जो कार्रवाई है अगर चुनाव के पहले होती तो हम टाइमिंग की बात कर सकते थे। अभी मैं 2 पहलू संक्षेप में, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, संक्षेप में बोलूंगा रचना जी। कि पहली बात, मैं आपके साथ पूरी तरह 100% इत्तेफाक रखता हूं कि कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन भाजपा के हाथ लग गई है कि इनके जो खुद के नेता हैं, अगर उनपे कोई सवाल जवाब पूछे या बोले कि इनके खिलाफ, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, बोलेंगे इनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप है, तो वहां पर वो बिल्कुल उस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। या मिसाल के तौर पे कि अगर दूसरे तरफ से कोई नेता इनके दल में शामिल हो जाए तो ऐसी वॉशिंग मशीन हाथ लगी हुई है भाजपा के कि दाग सारे धुल जाते हैं। और वही बात है कि अगर कांग्रेस की बात करें, देखिए जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो वहां पर उनके खिलाफ भी जो उनको भी जांच हुई थी उनकी, और वहां पर तो वो जब जांच अधिकारियों के समक्ष पेश हुए थे तो यहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी तो खुद जेल की सजा काट के आए हैं, और यहाँ पर जरूरी बात है कि वो अलग बात है कि ईडी की जो कन्विक्शन रेट की बात करें, अंत में क्या निकलता है, कन्विक्शन रेट कितना है, उस पे सवाल अगर विपक्ष पूछे या एक आम आदमी पूछे बड़ा दुरुस्त है। लेकिन एक दायित्व होता है कि क्या ये जो कानून बने हैं, रचना जी बड़ी गंभीर बात है ये आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। वो एक आम आदमी सोचता होगा क्या ये जो कानून बने हैं और या जो नियम बने हैं जिनका अनुपालन होना चाहिए, क्या वो केवल एक आम आदमी के लिए रसूख वाला बिल्कुल निकल जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष वाले नेता हो चाहे विपक्ष के हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है समय आ गया है कि अगर जनता जनार्दन के पास एक अच्छा संदेश देना है और वाकई में अगर सबकी छवि साफ सुथरी है तो आप जांच अधिकारियों के समक्ष जाएं, जो कार्रवाई हो रही है तो आप उसको होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मान के चले, उदाहरण मैं दूंगा कि अगर कुछ नहीं निकलता तो जनता के पास एक अच्छा संदेश जाएगा और ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी का दोबारा उनकी वापसी होगी, लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे। बड़े महानुभाव दिए, आजादी के बाद कितने वर्ष सत्ता पे काबिज रहे, तो यहाँ पर ऐसे नहीं है, बड़ा अहम योगदान कांग्रेस के नेताओं का रहा है। तो यहाँ पर जो भी देखिए सत्ता पक्ष में होता है तो वो कहावत भी एक अंग्रेजी की, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। और ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, द एपेक्स कोर्ट हैड मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या बोला था सीबीआई को लेकर, ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, तो और वो किसके कार्यकाल में बोला था ये भी जग जाहिर है। तो यहाँ पर मंथन सबको करना चाहिए और अंत में एक अच्छा संदेश एक आम आदमी को जाना चाहिए, देश की आवाम को जाना चाहिए, वोटर को जाना चाहिए, ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि यहाँ पर अगर कार्रवाई हो रही है तो वो अंजाम तक पहुंचे, और अगर कुछ नहीं है बेवजह तो फिर उसकी सार्वजनिक तरीके से माफी मांगनी चाहिए। हाँ ठीक है, जिस तरीके से आपने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया, आपने अलग अलग एग्जाम्पल भी दिए। संजीव कौशिक जी, क्या ये वाकई टाइमिंग का खेल है? अगर यहाँ पर अभी शुभेंदु जी बोल रहे थे कि अगर शुभेंदु अधिकारी में वाकई करप्शन के चार्जेस थे तो क्यों नहीं ममता सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। सवाल तो फिर ये भी होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड का मामला जो चल ही रहा है, टाइमिंग को देखते हुए अभी नई एफआईआर क्यों दर्ज हुई, विपक्षी नेता ही क्यों नपते हैं, विपक्षी नेता ही क्यों जेल में जाते हैं? रचना, भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो कान में पड़ते हम भारतीय चौकन्ने हो जाते हैं और सामने वाले को बड़े संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। कई बार इसके राजनीतिक फायदे उठाने वाले उठाते भी हैं और जिसको हानि पहुंचनी होती है वो हानि भी पहुंचता है।
सवाल यह है कि 2012 में जब सुब्रमण्यम स्वामी एक निजी शिकायत दायर करते हैं और मामला ऑलरेडी पहले से कोर्ट में चल रहा है, ये नई बात तो है नहीं। हाँ। कोर्ट में चल रहे नेशनल हेराल्ड के मामले को पुनर्जीवित करके और पुनः इस अप्रैल में उसको आगे बढ़ाना और कल 29-25 दिसंबर को FIR दर्ज EOW के द्वारा आगे बढ़ाना निश्चित तौर पर संदेह तो पैदा करता ही है। सब जानते हैं यहाँ पे किसी को इस बात से कोई ना इत्तेफाकी नहीं होगी कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी और कांग्रेस पार्टी ने चूंकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान रही है उसको पुनर्जीवित करने के लिए कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने उसमें अपनी हिस्सेदारी निभा करके, अभी शुभेंद्र जी जो आंकड़े दिखा रहे थे, क्या उसके आधार पर कोई उसमें से बिक्री ली, अपने नाम पे कुछ उसमें से कहीं कोई सेल बना, यदि इस तरह की कोई बात हुई? निश्चित तौर पे जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसकी एक हिस्सेदारी बचाने के क्रम में और बगैर कुछ सोचे समझे, ऐसा भी नहीं था कि उसमें कोई लाभ को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन सबों के बावजूद एक जांच प्रक्रिया और जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि प्रश्न खड़ा करती है तो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से लड़ने के तरीकों के ऊपर। अभी ईडी की बात कर रहे थे, सच बात यह है कि ईडी के जितने भी FIR दर्ज लगभग 5-6 हजार के आसपास में पिछले 10-11 सालों में हुए हैं, उसमें देखेंगे तो विपक्षी राजनेता लगभग 95% से ज्यादा है और जो राजनेता है विपक्षी पार्टियों के, उनके ऊपर कन्विक्शन रेट जब आप निकाल के देखेंगे तो 0.46%, मतलब कि 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। यह सबसे शर्मनाक बात है। मैं दूसरी बात, इससे 2 कदम आगे की बात मैं कह रहा हूं कि यह बात बिल्कुल सही है, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि भ्रष्टाचार किसी को भी बर्दाश्त करने लायक नहीं, भ्रष्टाचार से कोई किसी तरह की कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जब खड़े होकर के किसी को 70,000 करोड़ भ्रष्टाचारी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तमाम ऐसे नाम है जिसको हम गिनाना यहाँ शुरू करेंगे कि ये भ्रष्टाचारी, और कई भ्रष्टाचारियों के लिए तो अभियान तक छेड़ रखा था। सबको अपने पाले में उन्होंने किया, किसी को मंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री और किसी को मुख्यमंत्री तक बनाया। तब जब ये बात यहाँ तक आती है तब लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भ्रष्टाचार के नाम पर ये अलग तरीके की राजनीति चल रही है। मुझे भ्रष्टाचारियों के लिए जेल में जगह होना चाहिए, भ्रष्टाचारी अंदर होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्टाचारी, पार्टी पूरी भ्रष्टाचारी, और कल ही वहां के 2 बार के विधायक रहने वाले को भारतीय जनता पार्टी का पटका पढ़ा करके डाल करके उनको शुद्ध किया गया और गंगा जी का आगमन कराया गया है। कल ही भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है, तो फिर वो भ्रष्टाचारी पार्टी कहां है? तो जब आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं, मूव करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप एक वॉशिंग मशीन जिसकी बात होती है वो तो धुल ही जाता है और वो पाक साफ हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण है कि ज्वाइन करने के 6 महीने के बाद में उनके ऊपर या तो जो कार्रवाई चल रही थी, एक प्रमुख अखबार ने छापा था इसके बारे में, तकरीबन 30 से 32 ऐसे राजनेताओं का नाम छापा था उसने कि कितने राजनेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव किया और किस तरह से उसके ऊपर चल रही कार्रवाइयों को धीमा कर दिया गया, या तो खत्म कर दिया गया, नहीं तो धीमा कर दिया गया। तो ये तमाम जो आंकड़े सामने आते हैं वो भ्रष्टाचार से नहीं, विपक्षी पार्टियों को लड़ने, विपक्षी पार्टियों से लड़ने और उसे कमजोर करने की एक साजिश के तौर पर विपक्षी पार्टियां भी देखती है और जनता भी देखती है। ये बेहद चिंता का विषय है। ठीक है, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा अगर आप अनुमति दे तो। जी जी बिल्कुल बोलिए। देखिए, 2 बातें हैं कि हम लोग इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात कर रहे हैं, ईडी की बात करें, वो एक अलग बात है। 2 सवाल सरल से, मैं कांग्रेस के यहाँ पर नेता हैं, ये बैठे हुए हैं, मैं बड़े विनम्र पूर्वक इनसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा कि पहली बात कि ये जो मैं तो इसको कथित बोलूंगा क्योंकि जैसे कि लिकर गेट की हम बात करते हैं, शराब घोटाले की, तो कथित शराब घोटाला, सोच समझ के बात करनी चाहिए जिम्मेदारी से, कि जब तक यहाँ पर कोई चीज साबित ना हो जाए। तो वहीं मैं इसको अगर नेशनल हेराल्ड केस बात कर रहे हैं कि देखिए FIR होनी एक बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर जो डेट्स, यानी कि इसका मतलब है एक तरफ ये बोला जा रहा है कि ये जो अखबार है ये शटडाउन क्यों हुआ 2008 में, उसके पीछे दलील क्या दी गई थी कि लॉसेस में जा रहा था, नुकसान हो रहा था। तो ये एक तरफ जो लोन था 90 करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत जरूरी है, जिस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो कर्जा है, जो डेट्स हैं, वो इक्विटी में कैसे कन्वर्ट हो गए। पहला सवाल मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेता इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। दूसरी बात है कि
यहाँ पर ये बताने की आवश्यकता है, वो तो देखिए उनके पास तो एक चुनौती होगी, जो जांच एजेंसी है, कि आप उसको साबित कैसे करेंगे कि आप तो बोल रहे हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैव गॉन इनटू मनी लॉन्ड्रिंग, साइफनिंग ऑफ फंड्स हुआ है, वो तो आपको साबित करना पड़ेगा, ये बात है। तो लेकिन यहाँ पर दूसरा जायज एक बड़ा दुरुस्त सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपने डेट्स टू इक्विटी कैसे कर दिया? दूसरी बात है कि ये 90 करोड़ से 50 लाख ये कैसे हो गया? एक आम आदमी सोचेगा कि आप एक तरफ ये बता रहे हैं, ये दर्शाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान हुआ है काफी, और वो जो कर्जा था, वो जो कर्जा लिया गया या जो आपने एसेट्स एक्वायर करे, ये सारे एसेट्स ये ट्रांसफर कैसे हो गए यंग इंडिया में? सवाल ये है, बड़ा सरल सा सवाल है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब मैं स्वामीनाथ जी से ले लेती हूँ। स्वामीनाथ जी जवाब दीजिएगा विपिन शर्मा जी की बात का। उसके बाद में मैं शुभेंदु शेखर जी का भी रुख करूंगी, क्योंकि आज तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो एक एक करके सवाल बीजेपी से भी कर रहे हैं, जो कि बहुत कम होता है। हाँ, पहले स्वामीनाथ जी आप। हमारे मित्र जिस तरह से सवाल किए, हम बताना चाह रहे हैं कि ये सुब्रमण्यम स्वामी जो केस नेशनल हेराल्ड का डाले हैं, और कई बार वो तो माननीय प्रधानमंत्री पर कई आरोप लगाए, कई आरोप लगाते रहते हैं, डेली उनका मीडिया में आते रहता है और सवाल खड़ा करते रहते हैं। और उस जांच एजेंसी जो काम कर रही है निष्पक्ष होकर जांच, आप टाइमिंग देखिए, ये लोग जो आरोप लगाते हैं, ये आरोप अपने पर नहीं लगाते कि 50,000 रुपया में जैसा का 50 करोड़ एक साल में हो जाता है, उस पर निगाह नहीं रहता है। 50,000 रुपये से 50 करोड़ रुपया का सफर उनका बिजनेस में आ जाता है, उस पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। ये सवाल जो अखबार डूब चुकी थी, वो देश का अखबार था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर खड़ा क्यों नहीं हुए? अब नेशनल हेराल्ड केस का 29 तारीख को एक केस पर ये लाना गुमराह करने, क्योंकि कल सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र, तो इनको एफआईआर जो तो आप ये कह रहे हैं क्या कि नई एफआईआर के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों बहुत ज्यादा हमलावर थी, ये कह रहे हैं आप? टू द पॉइंट ये है कि कल होने वाले सत्र में हम एसआईआर पर घेरना, पूरे 12 राज्यों में एसआईआर की तरफ से 100 बीएलओ आत्महत्या कोई कर लिया, कोई हार्ट अटैक हो रहा है, इस सब पे सवाल के जगह पर ये नया एजेंडा तय किया गया। आप जान रहे हैं कानून व्यवस्था इनके हाथ में है। जिस तरह से आप देखे होंगे अशोक चौहान पे केस था, और नवीन जिंदल पर केस था, और सारे लोगों पर केस था, सब कांग्रेस छोड़ के गया, वो मुक्त हो गया। जितने लोग कांग्रेस में पहले थे, हेमंत विश्व शर्मा पर 20 लाख करोड़ का था, और सारे लोग अपराध में हेमंत विश्व शर्मा पर केस था, सारा जल घोटाला उनके पत्नी पर भी था, मुक्त हो गया। तो ये मुक्त होने का कारण क्या है? जब भारतीय जनता पार्टी में हमारे 75 नेता, हालांकि जब बीजेपी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुक्त नहीं है, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, केसेस तो अभी भी चल रहे हैं। पवार का तो वापस कर दिया गया, इनकम टैक्स में जब्त था उनका सारा संपत्ति वगैरह, उसको वापस किया गया। ये सब के साथ में ज्वाइन करते हैं भाजपा कि हमारे केस को खत्म। अभी भी बैसाखी पर सरकार चल रही है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर आंध्रा के हैं, उनके पर भी कुछ केसेस थे, उसको खत्म हो जाता है। जहां इनसे जिससे समझौता होता है, केस मुक्त वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, ये अपना नहीं बताएंगे। अच्छा, अब ये बताइए, आपने कहा सत्र की शुरुआत हो रही है, इसीलिए एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए नई एफआईआर हो गई, तो क्या अभी सत्र के दौरान विपक्ष मुद्दे नहीं उठाने वाला है? क्या बैकफुट पर आ जाएगी कांग्रेस? क्या नहीं, कांग्रेस बैकफुट पर नहीं आएगी, बल्कि इसका भी सवाल का जवाब देगा। कल संसद भवन में हमारे नेता राहुल गांधी जी ये नेशनल हेराल्ड पर भी जवाब देंगे, एसआईआर पर भी बात करेंगे। हम पीछे नहीं हटने वाले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम देश के लिए शहादत दी है, देश के लिए लड़ना सीखे हैं, ये देश के लिए लव लेटर लिखे हैं। ये सुभाष चंद्र बोस के सेना में नहीं जाने के लिए अंग्रेजों के सेना में भेजने की बात करते थे। तो हम तो लड़ना जानते हैं, देश के लिए लड़ना जानते हैं, और इन लोग तो देश के लिए लड़ेंगे और देश के लिए सवाल पूछेंगे। अच्छा, तिरंगे को नहीं पहचानते हैं। ठीक है। और इन पर सवाल किया कि 10,000 करोड़ का ऑफिस कहां से पैसा आया, बन गया पूरे देश भर में? जवाब दे हमारे मित्र है भाजपा के प्रवक्ता। ठीक है, ठीक है। शुभेंदु शेखर जी, हालांकि आपकी बातों पर शुभेंदु शेखर जी ना पहले से मुस्कुरा रहे हैं। शुभेंदु शेखर जी, अक्सर क्या होता है ना, जब डिबेट में हम रहते हैं तो जो मैक्सिमम हमारे मेहमान होते हैं वो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे होते हैं। आज बड़े लंबा टाइम बाद ऐसा मैं देख रही हूँ कि जो हमारे 3 मेहमान हैं वो एक तरफा बात कर रहे हैं, और आज अकेली थोड़ी बीजेपी पड़ गई है, इसलिए आपको ज्यादा मौका भी दूंगी।
और सभी के सवालों जायज सवाल है, क्योंकि आपको जवाब देना चाहिए। आई थिंक देखिए, ये जो लोग साथी लोग हैं, संजीव कौशिक जी, विपिन शर्मा जी, इनके साथ हम दसियों साल से डिबेट कर रहे हैं और अब तो डिबेट करते करते अब आदत सी हो गई है इन लोगों के प्रश्नों के जवाब देना और प्रश्नों के क्वेश्चन पूछना, और हम बड़े बेबाकी से जवाब देते हैं, ये लोग जानते हैं। हाँ। कई बार हमको पब्लिक डिबेट में भी मिलते हैं और पर्सनली भी बात होती है। मेरा वापस नेता कांग्रेस की जो बैठे हुए हैं जायसवाल साहब, उन्होंने कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि 50 लाख कैसे 90 करोड़ हो सकता है एआईसीसी का, और 90 करोड़ 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का कैसे हो सकता है। हाँ। दूसरी चीज, इसका जवाब, पहला प्रश्न का जवाब नहीं दिया। दूसरा, कौशिक जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा कि जब ऑलरेडी केस चल रहा है तो नई एफआईआर क्यों, और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था और इसका जवाब देना चाहिए हमको, इसलिए हमको लगा जरूर देता हूँ। देखिए, स्वामी जी ने जो केसेस किए हैं, जो बताया कहानी, जब जांच हुई तो कुछ और चीजें आई। अभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल हेराल्ड जो अखबार है वो खत्म हो गया 2008 के आसपास। बहुत चला होगा तो 9 में जनवरी फरवरी चला होगा, संजीव कौशिक जी। तो 17 से 21 के बीच में इन्होंने बताया है कि हमारे पास एडवर्टीजमेंट से कितना पैसा आया, इन्होंने बताया 29.45 करोड़। तो ये समझ में नहीं आया, जब अखबार खत्म हो गया तो एडवर्टीजमेंट से पैसा कैसे आया, ये जवाब मैं पूछना चाहता हूं, इसलिए एफआईआर हुई है, पहला। दूसरा, इसमें जो जिन लोगों ने पैसा दिया है वो पैसा कोई एडवर्टीजमेंट से नहीं आया है, वो पैसा कांग्रेस की बॉडीज ने दिया है, इसलिए वो जो एडवर्टीजमेंट नाम दिखाया गया कि एडवर्टीजमेंट से पैसा आया है, वो नहीं है, वो बोगस मनी है। दूसरा, 15.86 करोड़ कांग्रेस ने कहा कि ये पैसा जो है नहीं, 38.45 करोड़ हमको रेंट आया है, वो भी एडवांस। अब जो रेंट 38.45 करोड़ है जो कि आया ही नहीं, कोई नहीं आया पैसा। संजीव कौशिक जी, आपके अकाउंट में यदि 1-2 लाख रुपए भी यदि गलत आ जाए, फिर से कह रहा हूं, 1-2 लाख रुपए भी गलत आ जाए तो आपको इनकम टैक्स का जवाब देना पड़ता है। यहां तो करोड़ों की बात है। हाँ। ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब ये पता चला कि और कितने घोटाले हैं इस नेशनल हेराल्ड केस में। तो कौशिक जी, ये ऐसे करीब 5-7 चीजें और मिली, और सबसे बड़ा पॉइंट था कि जब एआईसीसी 90 करोड़ का पैसा देकर नेशनल हेराल्ड को कंट्रोल कर सकती थी, 99% एसेट ले सकती थी, तो ऐसा क्या जरूरी था कि सोनिया गांधी को और राहुल गांधी जी को वो पूरा एसेट 2000 करोड़ का, जिसका पैसा इन्होंने डेट पे दिया था 15.45 करोड़, हाँ। वो 50 लाख में एडजस्ट कर दिया गया। तो ये जो प्रश्न है, हाँ। ये एक एडिशनल, आपकी सभी बातें मैंने तसल्ली से सुनी और आपने तीनों ही मेहमानों की तरफ इशारा किया, खासतौर से स्वामीनाथ जी और संजीव कौशिक जी की तरफ, और जो आपके सवाल हैं उन पर जवाब हम ले लेंगे। लेकिन आपने बाकी पैनलिस्ट ने जो बीजेपी की तरफ सवाल किए, जो वॉशिंग मशीन का जिक्र किया, जो बड़े नेता, कोई किसी प्रदेश का बीजेपी का बड़ा चेहरा बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, ये सब कैसे हुआ? रचना जी, देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग इल्जाम लगाते हैं, बहुत सारा इल्जाम लगा देंगे कि कौशिक साहब ने अभी गाजियाबाद के अंदर कुछ 90 करोड़ की एक बिल्डिंग बना ली। अब कौशिक साहब, और हम इसमें मुकदमा हो जाए कौशिक जी के ऊपर, और कौशिक साहब बोले कि हमारी तो बिल्डिंग ही नहीं है, 90 करोड़ की वैल्यू इतना नहीं है। हमने ये कहा है कि एक भी केस भारतीय जनता पार्टी ने जिसके ऊपर लगाया था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में था या पक्ष में आया, हमने केस कोई भी वापस नहीं किया। और केस जब लगता है तो कोर्ट बरी करती है, हम बरी करने वाले नहीं होते हैं। तो ये यदि किसी का इल्जाम है कि हमने बरी कर दिया, हम कौन होते हैं बरी करने वाले? हम तो पॉलिटिकल पार्टी है। हमने हर जगह पे जितने केसेस लगाए गए उसका सबका केस चल रहा है, और आपको लगता है कि हम केस ठीक से नहीं चला रहे हैं तो आपके पास तो पूरा राइट है। तो संजीव कौशिक जी, विपिन जी, ये लोग या कांग्रेस के जायसवाल साहब, आपको लगता है कि किसी पे कोई केस होना चाहिए था शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, तो आप भी कोर्ट में चले जाते कि ये केस कैसे खत्म हो रहा है, या ममता बनर्जी हमारे विपक्ष में एक एफआईआर दर्ज करती और उसको जांच करा लेती अपने टीम से, वो भी नहीं कराया। और कांग्रेस के लोग
जिन महाराष्ट्रीय पार्टियों के लिए कह रहे हैं, उनके लिए भी कांग्रेस के पास तो महाराष्ट्र में सरकार थी और उस सरकार ने भी एक एफआईआर नहीं करी। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं, ये सब विषय केवल और केवल डिबेट में आते हैं। आप एफआईआर करते, आप जांच करवाते, आप अपनी एजेंसी, स्टेट एजेंसी लगाते, क्योंकि इकोनॉमिकल EOW ये स्टेट के पास काम है। और बहुत सारी एजेंसी स्टेट भी करा सकती तो है। नेशनल हेराल्ड भी तो मामला लंबे टाइम से चल रहा है ना, मतलब अगर आपके हाथ में चीजें हैं तो आप भी फिर एफआईआर के बाद सीधे चार्जेस साबित कीजिए, फिर तो आगे का प्रोसेस होना चाहिए। ये लटकाया क्यों मामला? बहुत सारे केसेस में सब पे चार्जशीट लगी है और ये जिसको कह रहे हैं कि 29 तारीख को 30 तारीख को एफआईआर कर दी, मेरे को लगता है ये 3-4 अक्टूबर का एफआईआर है जो पब्लिक डोमेन में अब आया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। विपिन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे आपकी बात पे, और साथ ही साथ स्वामीनाथ जी भी रिएक्ट करना चाह रहे थे। पहले चूंकि कांग्रेस से नेता हैं स्वामीनाथ जी, तो आप ही को मैं मौका दे देती हूँ। आप जवाब देना चाह रहे थे शायद शुभेंदु जी की बात का। देखिए, एजेंसी सबसे बता रहे हैं, अगर हमारे पास केस है तो आप भाई एक केस को तो हम हमारे पास साबित नहीं हुआ कि मैं भ्रष्टाचार किया हूँ, इसके लिए हमें सजा नहीं मिला है, तो आपके यहाँ तो तमाम लोग थे। पहले हमारे गृह मंत्री पे लगा हुआ था, थर्डी पार थे, तो वो कोर्ट गए जायसवाल जी, कोर्ट गए और कोर्ट में उन्होंने जाके प्रूव किया, कोर्ट ने उनको बरी किया, तब गृह मंत्री बन गए। रचना जी माफी चाहूंगा मैं। एक मिनट। जिस तरह से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो अजीत पवार पे 70,000 करोड़ अमेरिका से आने के बाद मध्य प्रदेश के रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कहते थे अजीत पवार को, और वो ले जाके उसी के 2 दिन बाद डिप्टी सीएम बना देते हैं, तो ईडी का मामला तुरंत खत्म हो जाता है। इनकम टैक्स उनका सीज किया हुआ सारा पैसा और संपत्ति को रिलीज कर देता है। तो ये वॉशिंग मशीन नहीं है तो क्या है? ये वॉशिंग मशीन नहीं है तो क्या? ये सवाल खड़ा होता है। आदर्श घोटाले में अशोक चौहान है, वो जानते हैं, राज्यसभा सांसद भी बन जाते हैं भाजपा में, उनका आदर्श घोटाला भी खत्म हो जाता है। क्लीन चिट ईडी से मिल जाता है सबको, और ईडी तो आपके अंतर्गत है ना। बता दो, दोनों अधिकारी, एक केस भी आप बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की 14 के बाद से लेके आज 25 तक खत्म होना है, दिसंबर में आ गए हैं, कि जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सीएम ने किया हो। आप जवाब ही नहीं इधर उधर की दे रहे हैं, आप घुमा रहे हैं सबको। जवाब दीजिए। छोड़ के चले गए बीचों बीच में कुछ टेक्निकल कारण से। हाँ, मुझे लगता है कोई टेक्निकल इशू है शायद। जिस तरीके से अभी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर नई एफआईआर सामने आई, और चूंकि सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो रहा है। अब सत्र से पहले जब विपक्ष अपने मुद्दों को इकट्ठा कर रहा था, सर्वदलीय मीटिंग हो रही थी, एक एक मुद्दा जिसको लेकर हमलावर विपक्ष है, इन सब के बीच ही ये नई एफआईआर सवाल उठा रही है। और जैसा शुभेंदु जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर एक्शन ले लिया, अगर वो करप्ट है तो, या फिर अगर अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व है तो यही सवाल हम भी बीजेपी के मेहमान से ये पूछना चाह रहे थे कि अगर वाकई इस केस में दम है तो फिर क्यों नहीं किसी निष्कर्ष पे पहुंचते। आप कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई हैं और अभी ये केस इन प्रोसेस है, यानी कि जाँच इस मामले को लेकर चल रही है, और इस जांच में जो भी सामने आएगा उससे कंक्लूड किया जाएगा। कुछ कह रहे हैं आप क्या? हाँ, रचना जी, मेरा ये कहना जी, विपिन जी, एक पहले रचना जी, ये केस की चार्जशीट हम लोगों ने अप्रैल में जो एजेंसी जांच करी उन्होंने दे दी है, और उसकी डेट 16 दिसंबर को लगी हुई है उस पर डिसीजन की। तो हम जो केस में जो डेट पड़ेगी उसी में जा सकते हैं। तो जो डेट कोर्ट दे रहा है हमको, हम उन डेट पे अपना, हमारी जो एजेंसीज हैं वो जाके अपना जवाब तलब करती है। इसमें हमारे कंट्रोल पे नहीं है कि हम अप्रैल में दिया तो मई में ही उसको केस को रिजॉल्व करा दें। नहीं, जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खुद हमको जो डेट दिया है वो डेट अभी 16 दिसंबर को लगी है, उस डेट पे उस पे आएगा, और ये एक नई एफआईआर। ठीक है, ठीक है। स्वामीनाथ जी, आप कुछ कह रहे थे, अभी विपिन शर्मा जी का भी रिएक्शन मैं ले लूंगी। मैं बोल रहा हूँ 16 दिसंबर को चाहे कोर्ट में हमको जो जाकर जवाब देना होगा हम देंगे, और अपराध अभी जब तक एफआईआर होने से कोई एफआईआर चाहे करोड़ों कराओ राहुल जी पे, सोनिया जी पर, लेकिन जब तक
केस नहीं हो जाता है, उन पे सजा नहीं हो सकता, तो ऐसे एफआईआर तो भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है, डराने की कोशिश करती है। इस तरह से आपको मैं पहले बताया कि इतने सारे लोगों पर केस था, एक बाइक खत्म कैसे हो गया? डराने की कोशिश कामयाब हो जाती है क्या, ये बताइए? बताइए। डराने की कोशिश कामयाब हो जाती है क्या? अगर कोई वाकई करप्टेड नहीं, नहीं है, डराने- किसी भी तरह की एफआईआर हो जाए, कोई भी जांच बैठ जाए, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ है, कुछ वित्तीय अनियमितता है जिनका जिक्र भी संजीव कौशिक जी कर रहे थे, विपिन शर्मा जी कर रहे थे, शुभेंदु जी कर रहे थे और पूछ रहे थे आपसे। कामयाब हुआ है तभी तो अजित पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, अशोक चौहान, नवीन जिंदल और तमाम जितने थे कांग्रेस के वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, उसको लेकर पूछ भी लिया मैंने। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि जो चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है उसके नाम पर अगर ऐड आ रहे हैं, जो चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं उसके नाम का अगर रेंट आ रहा है, तो क्या हमारे शुभेंदु भाई ये नहीं बताया कि 10,000 करोड़ कहां से आया? पूरे देश भर का ऑफिस बन गया एक बैग। भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से फंड आया? 10,000 करोड़ रुपया। ये भी जवाब दे देता हूं मैं। 10,000 करोड़ आया कि आपका पूरा जमीन के साथ बिल्डिंग बन गया, और आरएसएस का इतना बड़ा बिल्डिंग जो कि रजिस्टर्ड शाखा नहीं है, उसके बाद उसके पास 25,000 करोड़ उनके महीने का खर्चा दिया जाता है उनके सुरक्षा व्यवस्था का, मेरे यानी सबके टैक्सेस के पैसा का। वो कौन सा देश के लिए काम किए हैं? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को जेड प्लस सुरक्षा दिया जाता है, कौन देश के लिए काम किया? देश के विकास के लिए, देश में योगदान दिए हैं, देश के सीमा पे लड़े हैं, देश के लिए उनके शहादत। रॉबर्ट वाड्रा ने क्यों दिया जाता था? रॉबर्ट वाड्रा को क्यों दिया जाता था? वो कौन से देश के लिए लड़े थे? जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी को क्यों दिया जाता था? आप जवाब दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा जवाब थे इसलिए दिया जाता था, चेकिंग तक नहीं करी जाती थी। उनके परिवार ने देश के लिए शहादत दिया। उनके परिवार से क्या लेना देना है? रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया? जवाब दीजिए हमको यहाँ पे, मजाक बताइए यहाँ पे। मोहन भागवत जी को बोल रहे हैं आप, जिन्होंने देश के निर्माण के लिए इतनी बात करी। मोहन भागवत है कौन भैया? देश के लिए आज जो आपके लिए तो जीजा जी ही काम कर रहे हैं, बस जीजा जी वो इन्वोल्यूशन जीजा जी है। नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जायसवाल साहब, आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे, आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे। 50 लाख रुपए में आपके 50 लाख रुपए में 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। अच्छा, बात एक ये भी है ना, बात एक ये भी है कि जहां आग होती है वहीं पर धुआं भी होता है। एक सेकंड, ना मैं किसी का सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आग धुआं वहीं पर उठता है जहां पर आग लगती है। यानी कुछ तो फिशी है, कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब अगर इन बातों को लेकर सवाल उठाया गया है तो कुछ गड़बड़ जरूर होगी, और अगर नहीं है तो बार बार नेशनल हेराल्ड नाम का ये जिन निकल के बाहर आ कैसे जाता है? विपिन शर्मा जी। जी, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा रचना जी। देखिए, मैं इस टीवी इंडस्ट्री से तो 12-13 साल से जुड़ा हूँ। उसके पहले मैं अंग्रेजी अखबारों के साथ रहा हूँ। तो एक अंग्रेजी का एक फ्रेज है, DIY, डू इट योरसेल्फ। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता या नेता और ये भाजपा के हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं अवस्थी साहब, ये ध्यानपूर्वक बात सुने। डू इट योरसेल्फ एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। कि वहां पर लोगों ने क्या करा, फ्लाईओवर एक बना तो वहां पर उन्होंने इंतजार नहीं करा कि नेता आएंगे, तो उन्होंने खुद ही नारियल फोड़कर उसका उद्घाटन कर दिया। तो और हम नोटा की भी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर जांच होनी चाहिए, एक अच्छा संदेश जाएगा जनादेश को, जनता को, कि सबको जांच के घेरे में ले, जिनका जहां भी आशंकाएं जताई जा रही हैं, तब तो बात समझ आती है कि वाकई में पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। हम जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, और एक आम आदमी, रचना जी ताज्जुब करेगा, वो सोचेगा कमाल है कि ये कैसा बिजनेस मॉडल है। मतलब वाकई में बिजनेस मॉडल कैसा है कि आपको जो लैंड है, जमीन है, वो तो थ्रोवे प्राइस में मिल जाता है, आपको कंसेशंस मिल जाते हैं। उसके बाद आप उसी प्रॉफिट्स को, चाहे आपके रेंट्स आ रहे हैं, आसमान छूते रेंट्स आ रहे हैं, और लीजिस पे दे रखा है, लीज पे, उसके बाद आप उसी को आप दिखाते हैं कि लॉस में है, नुकसान में है। तो बड़ा ताज्जुब का बिजनेस मॉडल है ये। और ये इस बात मैं सबके लिए कर रहा हूँ, जनरलाइज बात कर रहा हूँ। ये एक सिर्फ राजनीतिक दल की बात नहीं है, यहाँ मंथन का विषय है। सबको गिरेबान में झांकना चाहिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है। एक आम आदमी सोचेगा कि कमाल है भाई, ये लोग जो बातें दुनिया के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आपको नुकसान हो गया और आपने जो कर्जा लिया, वो कर्जा
जो डेट है आपका कर्जा, वो आप इक्विटी में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर दूसरी कंपनी बना रहे हैं आप। और ये बातें, और यहां पर अगर जांच होनी चाहिए तो मैं विपक्ष से एक बात में बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, ये बातें तो सब पे सवाल उठेंगे, सत्ता पक्ष पे भी उठेंगे। मुझे तो इतना समझ में आता है, सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, फिर नेता, फिर उनके बच्चे, फिर उनके दामाद, फिर उनकी बहुएं, फिर ये पूरा सर्कल एक चलता है, पूरी एक लंबी चेन चलती है। सत्ता पक्ष के नेता या विपक्ष के, सत्ता पक्ष के नेता या विपक्ष के नेता, ये पूरी एक चेन चलती है फायदा पहुंचाने की। संजीव कौशिक जी, गलत कह रही हूं मैं? देखिए रचना, सच बात यह है कि भारतीय राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व रहता है, और ये टाइमिंग जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। अभी के वक्त में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी हमलावर होने की कोशिश करेंगे और हमलावर रहेंगे भी वो लगातार। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हमलावर रहेंगे भी, जिस तरह से बिहार इलेक्शन से पहले वो लगातार हमलावर रहे और अपेक्षित वहां पे सफलता नहीं मिली है विपक्षी पार्टियों को। निश्चित तौर पे सदन एक बार पुनः हंगामेदार रहने की संभावना है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक बहुत शानदार राजनीति करने वाली पार्टी है। सोच समझकर वो पानी में कंकड़ डालती है और उसके बाद तरंगों को गिनती है। तो निश्चित तौर पे ये टाइमिंग बेहद चुनिंदा टाइमिंग है कि इस वक्त यदि इस FIR दर्ज की बात हो और सामने आए तो निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ साथ, क्योंकि जो शीर्ष के दो नेता पर यदि आक्रमण लगातार दिखाई दे रहा है और जिसमें चर्चा ये लगातार चलती रहेगी, तो जिस तरह से ये कोशिश है, निश्चित तौर पे टाइमिंग बहुत मायने रखता है। और इस टाइमिंग को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने ये काम अपने तरीके से किया है। और सच क्या है, गलत क्या है, एक लंबा वक्त लगता है सदन अदालत की कार्रवाई में, हम खूब जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाने के बाद में पता चलता है कि इसमें कुछ नहीं रहा। तब तक बहुत सारे राजनीतिक आपको हानि पहुंच चुकी होती है। जिसको लाभ उठाना होता है वो लाभ उठा चुका होता है। तो अदालती कार्रवाई में लगने वाले वक्त के लिए बहुत अहम है। और ये चूंकि 12 का मामला है, आप कल्पना कीजिए कि ऑलरेडी ये 13 साल से ज्यादा, 12, 10, 22, 13 साल के आसपास में ये मामला हो चुका है। तो आगे अब कितने दिनों तक ये चलेगा ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर इसकी छाप और इसकी धूम सदन में आने वाले दिनों में लोग हंगामेदार रहेगा सत्र। और जब हंगामेदार रहेगा ना, तो फिर हम वही कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि पर डे के हिसाब से कितने का नुकसान, कितने जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसके कितने पैसे यूं ही गवा दिए गए। सत्ता पक्ष विपक्ष यूं ही हम सवाल करते हैं और सत्र हंगामेदार होते होते फिर जो सदन है अडजर्न होते होते फिर वो टाइम पास हो जाता है, निकल जाता है। बस इतनी भर चर्चा हम लोग करते हैं। मैं इसका जवाब शुभेंदु जी से लूं, लेकिन उससे पहले विपिन जी शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं 20 सेकंड बस एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं, मैं अमूमन कौशिक जी की बातों के साथ इत्तेफाक रखता हूं कुछ बहुत हद तक, लेकिन यहाँ इत्तेफाक नहीं रखूंगा। टाइमिंग और हम उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ये कहना कि शीतकालीन सत्र है उसके कारण ये कार्रवाई, उसको हमें लिंक नहीं करना चाहिए, जोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर ये SIR का ही मुद्दा है, बड़े सरल तरीके से मैं अपनी बात रखूंगा, अगर SIR के ही मुद्दे को लेकर हम बोल रहे हैं, टाइमिंग की बात कर रहे हैं, तो जनाब बिहार के अवाम ने तो मोहर लगा दी SIR पे। अगर SIR वाकई में मुद्दा होता तो जो प्रचंड बहुमत NDA को मिला है तो वो ना मिला होता। तो या तो कम से कम जो आकलन लगाया जा रहा था कि बहुमत जीत होगी NDA की, लेकिन इतनी भारी संख्या में वो लोग सीटें निकाल लेंगे और वो उनको बिल्कुल तो बाकियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा उम्मीद नहीं थी। तो इसका मतलब है आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि SIR पे मोहर लगी है। तो SIR को लेकर ये वाली बात नहीं जोड़ी जाए कि टाइमिंग को लेकर। हालांकि केस की टाइमिंग को लेकर आरजेडी भी सवाल करती हुई नजर आई थी जब चुनावी माहौल था और उसी दौरान लालू और उनका पूरा परिवार कोर्ट में पेश हो रहा था। जब कोर्ट में डिसीजन सामने आने वाले थे तब भी लोगों ने इस बात को लेकर कयास लगाए थे कि भैया चुनावी तैयारियां चल रही हैं और वहां पूरा परिवार पेश हो रहा है, परिवार का या नेताओं का भविष्य का कुछ पता नहीं है, तो इससे भी बड़ा नुकसान बिहार में आरजेडी यानी विपक्ष को हुआ है। हालांकि टाइमिंग बार बार जो सवालों के घेरे में है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, क्या ये जो नई FIR हुई है, क्या आप ये समझें कि ये अब कार्रवाई तेजी से चलेगी और अगर आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो फिर आगे एक्शन भी होगा, टाइम तो नहीं गवाया जाएगा अगर ये आरोप सच है तो? देखिए रचना जी, ये सब केसेस कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में है। बड़े बड़े वकील कांग्रेस के चुनाव इसको लड़ रहे हैं और वो अपना विषय रख रहे हैं
और कोर्ट इस पे डिसीजन देने वाला है। दिसंबर की 26 तारीख को, दिसंबर की 16 तारीख को ये केस लगा हुआ है। हो सकता है उस दिन इसको प्रोनाउंस भी मिले, हमको ऑर्डर प्रोनाउंस हो, उसमें ये एडिशनल पॉइंट और जोड़े जाएंगे। मेरा ये कहना है कि पार्लियामेंट में जो काम होना है वो अलग बहुत सारे एक उसकी टेबल बनती है, कौन कौन से विषय आने हैं, देश के लिए आगे जाना है, तो उसको पार्लियामेंट वाले विषय पार्लियामेंट में डिस्कस करने चाहिए। और जो सड़क पे लड़ने वाले विषय है, जैसे हम डिबेट कर रहे हैं या सड़क पे आपको प्रोटेस्ट करना है, तो वो प्रोटेस्ट सड़क पे करना चाहिए। पर यदि आप पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करेंगे और सड़क पे डिस्कशन नहीं करेंगे तो हमको यही महसूस होगा कि आप पार्लियामेंट का समय खराब कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष के सभी लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में सकारात्मक भूमिका निभाएं, उसमें हो हल्ला ना करें। अवस्थी जी, लेकिन अगर बीते कल में जब आप विपक्ष में थे, आप भी तो यही सब करते थे, विपक्ष का तो काम ही है। बार सुनिए, एक आध दिन ये भी कर ले जैसे हम लोग करते थे। मैं तो यही कहूंगा, इतने दिन है 18 दिन, 1-2 दिन कर लो, पर 3 दिन के बाद अपना गुस्सा निकाल के अपने विषयों पर डिस्कस करो। यानी जो सर्वदलीय बैठक हुई है सदन को सुचारू रूप से चलाने की, उसमें डिस्कशन भी होना चाहिए था। स्वामीनाथ जी, ऐसा कुछ हुआ है क्या कि इतने दिन हंगामे आप कर लीजिएगा, बाकी दिन काम चलने दें, ऐसा कुछ हुआ है क्या? स्वामीनाथ जी, आवाज आ रही है आपको? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। विपिन जी, अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो विपक्ष उसे कहेगा कौन? विपक्ष का काम ही सवाल पूछना है और वही सवालों की तैयारी हो ही रही थी, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि पीछे ढकेलने के लिए, बैकफुट पर लाने के लिए अब ये तुर्रा छोड़ दिया है एक नई एफआईआर का। पहले तो मैं वो सवाल का जवाब देता हूं। अंग्रेजी का एक शब्द है टैसिट, कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कि कोई आपस की अंडरस्टैंडिंग, कोई गोल्डन हैंडशेक नहीं है। हम चाहते हैं हमारे देश का विपक्ष मजबूत हो, मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए लोकतंत्र के मंदिर में, और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है संसद की वो चलनी चाहिए। हंगामे के बीच वो जो है सत्र, उसको स्थगित नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, एक बड़ा सरल सी बात है, मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं से एक सरल सा एक ख्याल छोड़ के जाना चाहता हूं कि एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं, उस पे जवाबदेही सरकार की बनती है जो शुभेंदु जी, उसमें आपको जनता के पास, और बाकी अगर विपक्ष को सवाल पूछे तो उसमें आपको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता से मैं एक सवाल जरूर, एक विचार रख के जाना चाहता हूं कि जो चाहे हम बात करें, भाजपा की बात करें, उनके नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि या वकीलों की तरफ से कि ये बात बोली जा रही है कि जो आपके जब ये अखबार शुरू हुआ था नेशनल हेरल्ड और एजेएल था जब, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, तो वहां पर स्वतंत्र सेनानी जो थे वो उन लोगों को नजरअंदाज क्यों करा गया? क्योंकि पंडित नेहरू थे, बिल्कुल उनका सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी जो लोग थे उनको सब साइडलाइन करके केवल जो है कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वहां तक बात सीमित क्यों रह गई? बस ये दो ठीक है। और इससे पहले भी स्वामीनाथ जी तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, मेरे सवाल का भी और विपिन जी की बात का भी जवाब दे दीजिए स्वामीनाथ जी। रचना जी, विपिन जी जो बोल रहे हैं, सवाल यह है कि जो जिस तरह से आज देखी होंगी आज के परिपक्व में, हाँ? माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल हम करते हैं और नेहरू जी से पूछते हैं, पूरे संसद भवन में देखती होंगे कि सवाल हम प्रधानमंत्री से करते हैं और नेहरू जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का काम नहीं, उस तरह हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने उस समय भारत को निर्माण किया था। हाँ। और शहीदों को हम छोड़ के कभी नहीं गए हैं, शहीदों का हमेशा सम्मान करते हुए इसी को हम इस अखबार के माध्यम से देश भर पहुंचाते थे। और आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी तो सारा इसका आपके अंदर सारा गुण है। अब हमारे देश के लोकतांत्रिक संविधान पर बैठकर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी सवाल के घेरे में जब मणिपुर पर चर्चा किया जाता था तो कहीं और पहुंच जाते थे। ठीक है, सवाल तो विपक्ष करता है। अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ डिबेट में बैठकर चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस से सवाल कुछ पूछा जाए और पहुंच कहीं और जा रहे हैं। संजीव कौशिक जी, आपका एंड कमेंट।
देखिए, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार का मामला है, जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ठीक इसमें है। कोई दो मत नहीं है। हाँ। लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार पे के जांच में देरी होना और देर से फैसले आना निश्चित तौर पे एक पार्टी के लिए लाभकारी होता है और एक पार्टी के लिए विनाशकारी भी होता है। जल्द हो, ज्यादा बेहतर हो। और राजनीतिक तौर पे एक राजनेता के द्वारा लगाया गया एक ये आरोप है, जब तक ये साबित न हो जाए निश्चित तौर पे एक कलंक का टीका लगाने का प्रयास तो करेगी निश्चित तौर पे सामने वाली पार्टी। हाँ। अब कैसे बचना है, किस तरह से इसकी काट खोजते हैं और किस तरह से आने वाले दिनों में संसद में, सदन में जो अपनी बात रखनी है या उन्होंने जो सोच के रखा है जिन जिन मुद्दों पर घेरने के लिए ये मुद्दा भारी पड़ता है या हाँ। विपक्ष का मुद्दा भारी पड़ता नेता है, ये बड़ा इसीलिए तो दिक्कत जाने होगा। जाते हैं और जब इन सब चीजों को हैंडल कर लेना जानते हैं तो राजनेता कहलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, स्वामीनाथ जी, विपिन जी, संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौट रहे हैं।